अब अगले जिले का रुख करेंगे। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की फाइट भी काफी दिलचस्प कई विधानसभा सीटों पर रही है। तो शुरुआत करते हैं रंजन जी रक्सौल के मुकाबले से। रक्सौल में बीजेपी से प्रमोद कुमार सिन्हा और कांग्रेस से श्याम बिहारी प्रसाद है। ये सीट भी बहुत दिलचस्प बनी, बहुत अच्छा मुकाबला रहा। किसे एज देंगे यहाँ पर, कौन फाइट में बाजी मार रहा है? यह एज दूंगा, लेकिन पहले कहूंगा कि थोड़ा स्कोर बोर्ड ठीक कीजिए। बीजेपी 6, जेडीयू 1, तो वो 7 सीट जो है वो एनडीए को जाएगा। पश्चिम चंपारण में कुल 9 सीटें हैं और जो महागठबंधन है उनको 2 सीटें जाएंगी। अब जो है हम रक्सौल की रोमिता 7 एनडीए को कर दीजिए। चलिए 7 एनडीए हो गए और इंडी ब्लॉक को 2 सीटें मिली हैं। चलिए अब रक्सौल से शुरुआत कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण की सीट। जी हाँ, रक्सौल से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो यहाँ से बीजेपी ने प्रमोद कुमार सिन्हा पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है और इस बार जो है कांग्रेस ने जो है एक अच्छी चाल चली है। श्याम बिहारी प्रसाद जो हैं उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। पहले वो जेडीयू में थे, पिछला चुनाव वो जेडीयू के ही टिकट पर जो है नरकटिया से लड़े थे। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके भाई ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है वो मंत्री रहे हैं, इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक दिलचस्प बात यह भी है कि जनसुराज ने भी कपिल देव प्रसाद को उतारा है। ये जो तीनों ही प्रत्याशी हैं जिनका कि संबंध जेडीयू से रहा है, निर्दलीय अजय सिंह भी उतर गए हैं, पूर्व एमएलए हैं, तो वो भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं वो जो वोट लाएंगे। तो इसलिए रक्सौल में इस बार मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा और श्याम बिहारी प्रसाद जो है कांग्रेस के वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो पूर्वी चंपारण में खाता खुला कांग्रेस का यानी इंडी गठबंधन का। रोमिता स्कोर बोर्ड अपडेट कर लीजिए। पूर्वी चंपारण में अब इंडी ब्लॉक से यानी कांग्रेस से श्याम बिहारी प्रसाद को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरे जिले की ये सीट है। अगले विधानसभा का रुख करते हैं पूर्वी चंपारण में। ये है सुगौली। सुगौली में एलजेपीआर के कैंडिडेट हैं राजेश कुमार और जेजेडी के श्याम किशोर चौधरी। क्या इनके बीच में ही मुख्य मुकाबला यहाँ दिख रहा है या फिर कोई तीसरा भी बाजी मारेगा? यहाँ पर एक्चुअली महागठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था और फिर जेजेडी को जो है महागठबंधन ने समर्थन दिया था श्याम किशोर चौधरी को। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि एलजेपीआर का खाता खुल जाएगा। राजेश कुमार यानी कि बबलू गुप्ता जो है उनका रास्ता साफ हो गया, में हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। चलिए रोमिता, सुगौली भी एलजेपीआर यानी एनडीए के खाते में ये सीट जा रही है। अगली विधानसभा है नरकटिया। नरकटिया में जेडीयू से विशाल शाह हैं और आरजेडी से शमीम अहमद हैं। तो ये मुकाबला यहाँ का भी बहुत दिलचस्प है। अब कौन लीड ले रहा है यहाँ से? देखिए, नरकटिया में भी इस बार जो है एक टाइट फाइट है। हालांकि शमीम अहमद वहाँ आरजेडी से विधायक हैं, वो चुनाव जीतते रहे हैं। एक अच्छी बात उनके साथ हुई कि जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे शमीम उल हक, उनका पर्चा रद्द हो गया, लेकिन जन सुराज पार्टी ने यहाँ से लाल बाबू यादव को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर यादव वोटों में वो डेंट लगाते हैं तब भले शमीम अहमद को परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि शमीम अहमद एक बार फिर से जो है नरकटिया में लालटेन जला देंगे। ये रोमिता, तो शमीम अहमद को समीकरण भी यहाँ फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरजेडी कोटे से शमीम अहमद इंडिया गठबंधन के लिए सीट बढ़ाते हुए नरकटिया में नजर आ रहे हैं। अब हरसिद्धि अगली विधानसभा है। हरसिद्धि जो ऐसी सुरक्षित सीट है, यहाँ बीजेपी से कृष्णनंदन पासवान है, आरजेडी से राजेंद्र कुमार राम आमने सामने हैं। तो अब कौन बाजी मारता है यहाँ? देखिए, यहाँ से मंत्री कृष्णनंदन पासवान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने राजेंद्र कुमार राम हैं। जनसुराज ने अवधेश राम को उतारा है। यहाँ बस एक चीज़ ये देखना है कि जो महेश्वर सिंह और कृष्णनंदन पासवान के बीच रिश्ता है, अगर राजपूत वो ट्रांसफ़र हो गए जैसा कि अब तक होते आए हैं तो कृष्णनंदन पासवान मंत्री जो हैं वो एक बार फिर से हरसिद्धि में कमल खिलाएंगे। तो चलिए, हरसिद्धि भी बीजेपी के खाते में जा रही है यानी एनडीए के खाते में जा रही है और लगातार आंकड़े एनडीए के इन चंपारण के विधानसभा सीटों में बढ़ते जा रहे हैं। अगली सीट है गोविंदगंज। गोविंदगंज में एलजेपीआर से राजू तिवारी और कांग्रेस से शशि भूषण राय चुनावी मैदान में थे। मुकाबला कैसा है और कौन यहाँ पर भारी है? देखिए, अगर समीकरण देखें तो सीधे सीधे लगता है
कि यहाँ से राजू तिवारी को एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर पहले जो विधायक थे वो बीजेपी के थे और जो चिराग पासवान इस सीट पर अड़े और उन्होंने जो है ये सीट राजू तिवारी के लिए ले ली। तो अब अगर अंदर खाने, देखिए ऊपर से तो सब कुछ सामान्य है, अगर अंदर खाने कोई भीतरघात नहीं हुआ हो तब फिर राजू तिवारी जो है वो गोविंदगंज से चुनाव जीत सकते हैं, एडवांटेज उनको दिखता है। और अगर अंदर खाने जो है भीतरघात कुछ ज़्यादा हो गया हो तभी परिणाम बदल सकता है, नहीं तो राजू तिवारी को एज दिखता है। चलिए, तो एनडीए के खाते में एक और सीट रोमिता और एलजेपीआर ये सीट एनडीए को दे रही है गोविंदगंज से। अगली विधानसभा है केसरिया विधानसभा, जहां जेडीयू से शालिनी मिश्रा हैं और वीआईपी से वरुण विजय हैं। तो यहाँ पर की टक्कर और जीत किसकी हो सकती है? देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो शालिनी मिश्रा के सामने वरुण विजय हैं जो कि महेश्वर सिंह के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर जनसुराज ने जो है महागठबंधन का खेल खराब किया है। नेहाज अहमद खान जो हैं, पप्पू खान, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूनम देवी हैं आरजेडी की बागी, वो भी चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं। समीकरण तो यहाँ पर ध्वस्त होता दिख रहा है। और जी हाँ, और तेज प्रताप ने भी यहाँ से विनोद बेदर्दी को, जो कि वीआईपी से टिकट के लिए कोशिश करते रहे थे, उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो मुझे लगता है कि शालिनी मिश्रा के लिए जो है वो जीत मिल सकती है उनको। तो केसरिया भी एनडीए के खाते में और जेडीयू ये सीट उसके झोली में डाल रही है। अब अगली विधानसभा है कल्याणपुर में बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में है, तो आरजेडी से मनोज कुमार यादव। यहाँ पर किसे फेवर करते हुए दिख रहे हैं समीकरण, कौन मारेगा बाजी? देखिए यहाँ पर एक टाइट फाइट है सचिंद्र प्रसाद सिंह और मनोज कुमार यादव के बीच में, और इन सब के बीच जनसुराज ने यहाँ से मंतोष सहनी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अगर वो सहनी वोट लाते हैं तो फिर आरजेडी को थोड़ा नुकसान होगा। इस बार जो है मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के फेस के रूप में प्रोजेक्ट करके उनको उम्मीद थी कि सहनी वोट मिलेगा, तो जनसुराज ने यहाँ से मंतोष सहनी को दे दिया। लेकिन यहाँ पर सुबोध तिवारी जो हैं वो बीजेपी के बागी के तौर पर भी खड़े हैं, तो फिर मामला वहीं आके रुक जाता है। मुझे लगता है कि टाइट फाइट है, लेकिन अगर किसी को एज देना है तो मुझे लगता है मनोज कुमार यादव आरजेडी को स्लाइट एज दिया जा सकता है। तो चलिए, कल्याणपुर की सीट आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो रोमिता आरजेडी कोटे को अपडेट कर लीजिए और इंडिया ब्लॉक एक और सीट जीतता हुआ दिख रहा है। पिपरा की बात करेंगे रंजन जी। पिपरा में बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद और सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद के बीच में मुकाबला है। तो क्या यहाँ भी कैडर वोट काम करेंगे या फिर बीजेपी यहाँ कमल खिलाने वाली है उसके प्रत्याशी? यहाँ भी बहुत ही टाइट फाइट है, और टाइट फाइट इसलिए भी है कि जनसुराज ने यहाँ से सुबोध यादव को उतार दिया है। तो अगर वो यादव वोटों में सेंध लगाते हैं तो दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ श्याम बाबू प्रसाद यादव वोटों में सेंध लगेगा तो बीजेपी को ही थोड़ा नुकसान होगा। तो एडवांटेज भाकपा माले को दिया जा सकता है, उनके पास उनका अपना कैडर वोट भी है। तो राजमंगल प्रसाद जो है पिपरा में चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा लगता है। स्लाइट एज ही, क्योंकि फाइट बहुत टाइट है, परिणाम इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन एडवांटेज देना है तो राजमंगल प्रसाद को। चलिए, तो अगली विधानसभा सीट है मधुबन का जिक्र कर सकते हैं। रोमिता, आप अपना अपडेट कर लीजिए टैली। और मधुबन में बीजेपी के राणा रणधीर सिंह हैं और आरजेडी से संध्या रानी कुशवाहा हैं। इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला, किसे आप एज देंगे रंजन जी? देखिए यहाँ पर जो आरजेडी है उसने मदन प्रसाद का टिकट काट दिया, तो वो वैश्य समाज से आते थे, तो थोड़ी नाराजगी जो है वो वैश्य समाज में है। और अगर वैश्य समाज में नाराजगी है तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। राणा रणधीर सिंह को अभी भी वही यहाँ से विधायक हैं, और जनसुराज ने यहाँ से विजय कुमार कुशवाहा को उतार दिया है। तो आरजेडी से संध्या रानी कुशवाहा और जनसुराज से विजय कुशवाहा, तो कुशवाहा वोटों में भी बंटवारा हो सकता है। तो एडवांटेज जो है राणा रणधीर सिंह को दिखता है मधुबन में। वो मधुबन में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। मधुबन में बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई दिख रही है, यानी एनडीए का एक और आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिपरा में बीजेपी को ही लीड आपने दिया है? जी हाँ, पिपरा में राजमंगल प्रसाद को, भाकपा सीपीआईएम यानी ये इंडिया ब्लॉक के खाते में जा रही है। रोमिता, उसी तरह अपडेट किया है आपने?
पिपरा वाली सीट। चलिए मधुबन भी हो गया। मोतिहारी जो बहुत दिलचस्प सीट है, यहाँ पर बीजेपी के प्रमोद कुमार और आरजेडी से देवा गुप्ता है। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला? यहाँ का चुनाव जो है बहुत घमासान है, आप कह लीजिए, और थोड़ा भी समीकरण इधर उधर हो तो परिणाम बदल सकता है। प्रमोद कुमार पिछले कई चुनावों से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। टाइट फाइट है, चूंकि इस बार प्रमोद कुमार वैश्य हैं तो सामने से देवा गुप्ता भी वैश्य प्रत्याशी आरजेडी ने दिया है, और जो जन सुराज है उसने कायस्थ उम्मीदवार को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो उससे एक नुकसान जो है दिखता है प्रमोद कुमार को। तो अगर ये वोट बटे तब तो प्रमोद कुमार को नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से प्रमोद कुमार, चूंकि कई बार इस तरह के अवसरों से वो निकलते रहे हैं, बाल बाल बचते रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार फिर से वो जो मोतिहारी है उसमें चुनाव जीत जाएं, क्योंकि राधा मोहन सिंह का भी इनका पूरा समर्थन होता है। तो यहाँ भी बीजेपी को एज देना है। प्रमोद कुमार यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रोमिता, आप अपडेट कर लीजिए एनडीए और बीजेपी। अगली जो विधानसभा वो चिररिया है। चिररिया में बीजेपी से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता है और आरजेडी से लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव हैं, जिनके बीच में मुकाबला है। तो क्या लगता है रंजन जी, यहाँ भी क्या कमल खिलेगा या फिर लालटेन जलेगा? देखिए, यहाँ पर जो है एक परेशानी क्या है कि लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को इस बार टिकट मिला है। पिछली बार अच्छे लाल यादव को मिला था, आरजेडी ने टिकट दिया था। तो अच्छे लाल यादव जब आरजेडी के प्रत्याशी थे तो लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव जो है उन्होंने उनका खेल खराब कर दिया था। इस बार लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है, तो अच्छे लाल यादव जो है वो यहाँ पर आरजेडी के बागी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे लगता है कि चिरैया में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं। चलिए, तो यहाँ भी एनडीए का ही अब बढ़ रहा है ग्राफ लगातार, और इसे रोमिता भी अपडेट कर रही है। बीजेपी यहाँ पर एनडीए के खाते में एक और सीट डालती हुई नजर आ रही है। ढाका सीट है आखिरी विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण की, जहाँ बीजेपी के पवन जायसवाल और आरजेडी के फैसल रहमान है। तो क्या यहाँ एमवाई समीकरण काम करेगा, लालटेन जलेगा रंजन जी, या फिर कमल खिलेगा? देखिए, ढाका में भी बहुत टफ फाइट है, और इसकी वजह है ये जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम। यहाँ से एआईएमआईएम ने राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जब शुरुआत में टिकट की घोषणा की थी तो उसमें से एक राणा रंजीत सिंह थे। फिर ढाका में जाके उन्होंने उस वक्त सभा भी की थी, तो उन्होंने यहाँ पर पूरा जोर लगाया है कि एक्सपेरिमेंट किया है। राणा रंजीत सिंह जो है वो शिवहर से लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, और एआईएमआईएम के बड़े फेस हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाएं। हालांकि जनसुराज ने यहाँ से वैश्य कैंडिडेट दिया है एलबी प्रसाद को, उससे जो है पवन जायसवाल को नुकसान हो सकता है। लेकिन चूंकि एआईएमआईएम से यहाँ पर राणा रंजीत सिंह हैं, और अगर उन्होंने मुस्लिम वोट काटे, हालांकि जब वो काटेंगे तो राजपूत वोटों में भी सेंध लगा सकते हैं वो, तो यहाँ का मुकाबला बहुत ही जो है वो टफ है। बताना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी एडवांटेज जो है पवन जायसवाल को दिया जा सकता है। तो बीजेपी को ढाका में लीड मिल सकती है, एडवांटेज मिल सकता है। तो एक और स्कोर बोर्ड में एनडीए का इजाफा, और बीजेपी यहाँ पर एक सीट एनडीए को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब अगला जो जिला है रोमिता, वो शिवहर है। शिवहर को भी लगता है कि यहाँ भी एक सीट कम है। 12 सीट होनी चाहिए। अगर आप देखिए तो एनडीए को 9 है, 6 सीट बीजेपी एलजेपीआर को 2 और जेडीयू को 1। अपडेट कर ले एनडीए रोमिता, एनडीए 9 और महागठबंधन 3। हाँ, और एलजेपीआर वो आंकड़ा भी आप एनडीए वाला देख ले रोमिता, मिला ले। अगली सीट का हम रुख करेंगे। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।